आध्यात्मिक धर्मगुरु ने राहुल गांधी द्वारा संभल हिंसा को लेकर सरकार पर आरोप लगाए जाने के बयान पर कहा, राहुल गांधी हैं विपक्ष के नेता, उनका काम है सरकार को टारगेट करना। सनातन बोर्ड की स्थापना हो, वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन सही नहीं, जब जब भारत के लोग बटेंगे तो कटेंगे। आध्यात्मिक धर्मगुरु, प्रखर वक्ता और लेखक सतगुरु रितेश्वर जी महाराज आज सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान प्रेस वार्ता के जरिए मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। संभल में हुई हिंसा को लेकर राहुल गांधी द्वारा सरकार पर लगाए गए आरोप पर कहा, राहुल विपक्ष के नेता है, पक्ष की सरकार है, उनका काम है वो हर चीज को सरकार के ऊपर टारगेट करेंगे। ये जांच का विषय है। पता नहीं राहुल गांधी जी को इतनी जल्दी कैसे पता चल गया। वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन से क्या होगा मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। जैसे भारत की शिक्षा नीति है, मैकॉले ने बनाई है, उसमें आप खूब संशोधन करते रहिए, क्या फायदा है जब तक आपकी अपनी संस्कृति के अनुरूप शिक्षा पद्धति यहाँ नहीं आती। गुरुकुलम की, हमारे गुरुकुलम की शिक्षा पद्धति ऐसी थी जहां पर आप देखते होंगे 40 प्रकार की विद्याएं पढ़ाई जाती थी और बच्चे जब वहां से निकलते थे तो नौकरी के लिए नहीं घूमते थे, नौकरी देने के योग्य हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं जो 800 वर्षों की गुलामी है, उनसे संबंधित जो कानून हैं, उनमें धीरे 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 चींटी की गति से अगर आप काम करेंगे तो नहीं होगा। आपको याद होगा कभी जापान का प्रभुत्व चाइना के ऊपर हुआ करता था। जब जापान वहां से हटा तो चाइना ने 1 वर्ष के भीतर जापानियों के नामो निशान मिटा दिए, न एक सड़क न एक इमारत। भारत को 70-75 साल लग गए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। मैंने ये जवाब पहले ही दे दिया कि भारत में 140 करोड़ लोगों के लिए एक कानून, यहाँ पंथ के आधार पर कानून ना हो। एक तरफ आप कहते हैं पंथ निरपेक्ष, दूसरी तरफ आप पंथ को कानून दिए हुए हैं। क्या ये कोई भी सेकुलर व्यक्ति इसको पसंद करेगा? आप किसी मुसलमान से पूछिए कि एक तरफ आप कहते हैं कि ये पंथ निरपेक्ष है, अब फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि आप इस पंथ के लिए कोई विशेष सुविधा दीजिए। तो ये हंसना भी है और गाल फुलाना भी है। गुड़ खाएं और गुलगुला से परहेज। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि या तो 140 करोड़ के लिए एक हो, या फिर अगर जैसा भी मांग हुआ है सनातन बोर्ड, तो फिर सनातन बोर्ड भी बनवा दो। नहीं, दोनों तो एक ही हैं, इसमें बेहतर क्या मानना है। आप देखेंगे एक कहते हैं कि जब जब बटे, कांधार हमारा था, पेशावर और लाहौर हमारा था, ढाका हमारा था। इन जगहों पर आपकी स्थिति क्या है? वहां कौन सुरक्षित है? काबुल में जब घटनाएं हुई तो वहां के मुसलमान ही उस हवाई जहाज के डैने और पहिए पकड़ के भागने की कोशिश कर रहे थे, कोई हिंदू नहीं। तो आप समझो शांति की क्या अवस्था है। इसका मतलब यह है कि जब जब भारत बटा है, भारत के लोग बटे हैं, तो लोग कटे हैं। लोग कटे हैं मतलब पूरा का पूरा 2-3 देश बन गया। अब उन देशों में कहां शांति की स्थिति है? आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए, आप कहां रहना पसंद करेंगे, काबुल में, पेशावर में या भारत में? आपको भारत ही पसंद। किसी मुसलमान से पूछ लीजिए कि वो कहां रहना पसंद करते हैं, वो कहेगा भारत हमारा सबसे बढ़िया है, हम यहीं रहेंगे। मतलब भारत आज भी सुरक्षित है, भारत आज भी शांत है। तो सभी लोग चाहते हैं कि जहां शांति, आनंद, प्रेम और सुरक्षा हो, वहां पर निवास करें। तो श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने यही कहा कि बटोगे तो कटोगे, जैसा अभी तक हुआ है। कई देश बन गए, देश अलग हो गए, लोग वहां सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा एक हैं तो सेफ हैं। बिल्कुल राष्ट्रीय एकता की बात है, हम एक हैं, सारे भारतीय एक हैं। अगर एक रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। अब ये बांग्लादेश में हो रहा है तो कोई बहुत बुरी बात तो नहीं है। बांग्लादेश का कानून कैसा है आप समझ ही रहे हैं। धीरे धीरे वो किस ओर जा रहा है, कट्टरवाद की ओर जा रहा है। कट्टरवादी शक्तियां हावी हो रही हैं। एक उनको गिरफ्तार इसलिए किया गया कि उन्होंने एक राष्ट्रीय चेतना का वहां पर उद्गार व्यक्त किया। जब सारे लोग परेशान हो रहे थे, हैरान हो रहे थे, बहू बेटियां बहन जब सुरक्षित नहीं थी बांग्लादेश में, तो कम से कम वो सड़कों पर आकर के सबको एक करने का उन्होंने प्रयत्न किया। वो कट्टरवादियों को अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए वहां की सरकार भी इस प्रकार के कार्य कर रही है, जो कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि वैश्विक मानवता या सनातन, ये हिंदू या किसी मनुष्य के हित में वहां काम हो रहा होगा। मनुष्य के हित में काम नहीं हो रहा, कट्टरवादियों के हित में काम हो रहा है, और कट्टरवादी मनुष्यता के खिलाफ है। भारत एक लोकतांत्रिक और पंथ निरपेक्ष देश है, और यहाँ यात्राएं सभी मत, मजहब, संप्रदाय, वर्ग, क्षेत्र के लोग अपने अपने हिसाब से निकालते रहते हैं। ये भी एक यात्रा है। इसके पूर्व भी बहुत सारी यात्राएं हुई हैं, आगे भी यात्राएं होती रहेंगी। सबके अपने एक मकसद हैं, सबका अपना एक लक्ष्य है। और उन्होंने मुझे कई बार आग्रह भी किया था, मेरे व्यस्त कार्यक्रम के कारण मैं नहीं जा पाया।
तो भारत के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए, जाति व विद्वेष है उसे मिटाने के लिए कोई भी यात्रा होती है तो भारत के पक्ष में ही है। सनातन बोर्ड बनाए जाने की मांग मैंने 10 साल पहले की है। आपके ये सारे चैनल और इससे भारत के जितने भी बड़े चैनल हैं वो सब अयोध्या में मौजूद थे। सनातन बोर्ड, उसकी मांग बहुत वर्षों से चलती आ रही है। मांग तेजी पकड़ रही है। आगे सरकार की मर्जी और भारत की जनता खड़ी हो रही है। सनातन बोर्ड का अर्थ ये है, मैंने कहा ये पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, देश है। इस पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में अभी भी बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जिनको नहीं होना चाहिए। एक देश, एक विधान, एक कानून होना चाहिए। आप भी पत्रकार हैं, मैं स्पिरिचुअल जीवन जीता हूं। आप किसी से भी पूछिए कि एक घर में जहां 4-5 बच्चे रहते हैं, उन बच्चों को एक जैसा नियम पसंद है या बड़े के लिए थोड़ा ज्यादा हिस्सा, छोटे के लिए कम हिस्सा, उसके लिए इग्नोरेंस। तो समानता की मांग ये मनुष्य की पहली मांग है। इसमें कौन सी बहुत अजीब मांग है। सनातन बोर्ड की जरूरत है, या फिर एक राष्ट्रीय बोर्ड हो और कोई बोर्ड ना हो, कोई बोर्ड ना हो, राष्ट्रीय बोर्ड हो। आप जर्मनी कभी जाए तो जर्मनी के बच्चों से जब पूछा जाता है, छोटे छोटे बच्चों से, व्हाट्स योर फादर्स नेम, तो कहते हैं जर्मनी। मदर्स नेम जर्मनी, राष्ट्र का नाम जर्मनी। या तो राष्ट्रवाद की वो शिक्षा हमें दी जाए कि भारत ही हमारी माँ, भारत हमारे पिता और हम भारत के निवासी, या फिर अलग अलग सेक्ट, कास्ट, क्रीड, रिलीजन में बटे हुए लोग कभी भी राष्ट्रीय एकता की बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए सनातन बोर्ड की मांग, सनातन बोर्ड बने बड़ी अच्छी बात है, न बने तो एक राष्ट्रीय बोर्ड बने जो 140 करोड़ भारतीयों के ऊपर लागू हो। इतनी सी मांग है। अब देखिए, राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं और पक्ष की सरकार है, तो उनका काम है वो हर चीज को सरकार के ऊपर टारगेट करेंगे। अब ये तो जांच का विषय है, ये जांच होगा, पुलिस जांच करेगी। अब पता नहीं राहुल गांधी जी को इतना जल्दी कैसे पता चल गया, ना जांच हुई ना कोई कमेटी बैठी, लेकिन उन्होंने लेकिन राजनीतिक पार्टी है, वो आरोप लगा सकते हैं। राजनीतिक दलों का काम है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, परंतु सत्यता तो सिद्ध होगी पुलिस की कार्रवाई से, और हमारे यहाँ न्यायपालिका है। न्यायपालिका जब उसको मान लेगी, राहुल गांधी की तरह भाषा बोल देगी कि हाँ हाँ जी इन्होंने किया था, तो हम सभी लोग मान लेंगे। नहीं, भारत में जाति कोई सत्य तो है ही, आप मानते ही हैं। अगर सत्य नहीं है जाति, जातियां में हम बटे हुए हैं, हम सब लोग कई जातियों में बटे हुए हैं। जातीय उन्माद भी यहाँ पर होते हैं और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी होता है। तो अब वो अखिलेश जी भी यहाँ पर विपक्ष के नेता हैं, क्या हैं, और वो बोल रहे हैं ये एक पार्टी सत्ता में है, लेकिन उनको जरूर क्लियर करना चाहिए कि किस पक्ष में काम कर रही है। एक विशेष वर्ग, उस वर्ग का नाम ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा। किस वर्ग के हित में सरकार काम कर रही है। देखिए, एक सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण मैं कर रहा हूं, इसमें हमें सरकार से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। हम सरकार से मांगते रहें, सरकार हमारी बात सुनती रहे, बात को आगे बढ़ाती रहे। करपात्री जी महाराज से लेकर के आज तक लोग मांग ही करते आए हैं। करपात्री जी ने गो हत्या को रोकने के लिए मांग की, अभी तक गो हत्या भारतवर्ष में पूरा रुका नहीं, आप भी जानते हैं। तो हमने एक कार्य किया कि हम सरकार से मांगने की बजाय भारतवर्ष के नौजवानों को, भारतवर्ष के सनातनियों को एक ऐसा स्थान दें जहां पर वो अपनी संस्कृति की शिक्षा को प्राप्त कर सकें और वैश्विक रूप से वो इतने समर्थ हो सकें। अर्थात जिनको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज है, क्वांटम कंप्यूटिंग आज है, क्वांटम फिजिक्स आज है, वेदों में है, हमारे पास वैदिक गणित है। इन सबको और आधुनिक विज्ञान को मिलाकर एक फ्यूजन एजुकेशनल सिस्टम बनाकर सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण करने का हमने मन में भावना रखा। और हमारे जितने भी समर्थक हैं, शिष्य वर्ग हैं या भारतवर्ष के लोग हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसके संस्थापक सदस्य बन रहे हैं। तो हम एक ऐसा विश्वविद्यालय देने जा रहे हैं। अभी कनाडा में देखो आप, उसके बाद अमेरिका में देखो, आप यहां से बच्चे पढ़ने जाते हैं, आपको पता है विदेशों में बड़े थर्ड क्लास के कॉलेज में उनका एडमिशन होता है, उससे अच्छे कॉलेज यहां भारत में हैं। लेकिन विदेश में पढ़ने जा रहे हैं, ये एक ललक है माता पिता का भी, एक ललक है स्टूडेंट का भी, पर बहुत थर्ड क्लास के यहां जा रहे हैं और आज उनके भविष्य अधर में अटके हुए हैं। और आप देख सकते हैं, चाहे यूक्रेन का युद्ध हुआ, अभी अमेरिका में, कनाडा में लाखों स्टूडेंट्स जो 10 लाख नहीं 50-50 लाख रुपया देकर के एडमिशन कराए हैं, उनके भविष्य अधर में अटक गए। कौन जवाब देगा?
कहाँ से उनके माता-पिता फिर दोबारा पैसा लाएँगे? कहाँ से वो बच्चे अपने आप को फिर से समेटेंगे? हमारे भारतवर्ष में ऐसी-ऐसी संस्थानें हैं कि यहाँ से करोड़-करोड़ और 10-10 करोड़ के पैकेज पे अमेरिका ले जाता है आईआईटीयन को। क्या हमारे भारत में ऐसे एजुकेशनल सिस्टम नहीं बन सकते? क्या हम ऐसे विश्वविद्यालय नहीं बना सकते? तो मैंने कथनी से ज़्यादा करनी पर ध्यान दिया है। मैं भारतवर्ष को एक ऐसा विश्वविद्यालय दे रहा हूँ, जो कभी न कभी तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला की याद दिलाएगी और साथ में ऑक्सफोर्ड और चाहे आपके जितने भी विश्वविद्यालय आप वहाँ देखते हैं, हार्वर्ड, ये सब उसके सामने बौने नज़र आएँगे। हम जिस विश्वविद्यालय का निर्माण कर रहे हैं।